हमको समझना है अगला सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो हम यूनिट्स की बात कर चुके बच्चों, अब बारी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। यूनिट्स हो चुके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जरा सीखे इसमें होता क्या है। राइट तो पॉइंट नंबर 1, a set of fundamental units is known as system of units. A set of fundamental units is known as system of units. Meaning अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। Following 4 systems of units are popular. तो पहला है CGS सिस्टम, दूसरा है FPS सिस्टम, तीसरा है MKS सिस्टम और चौथा है SI सिस्टम। तो समझें इस बात को। C स्टैंड करता है सेंटीमीटर, G स्टैंड करता है ग्राम और S स्टैंड करता है सेकंड। और यह सिस्टम फ्रांस नाम के देश के लोगों ने क्रिएट किया। फ्रांस और ब्रिटेन, इंग्लैंड, इनकी पहले काफी लड़ाइयां चला करती थी इतिहास में पहले। तो फ्रांस कुछ इजाद करता था तो ब्रिटेन वाले अपना कुछ नया इजाद करते थे, यानी उनकी आपस में लड़ाई चलती थी, इसलिए वो एक दूसरे के सिस्टम्स को फॉलो नहीं करते थे। तो फ्रांस के लोगों में, फ्रांस के साइंटिस्ट ने जो वर्क किया उसके हिसाब से उन्होंने सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट, ग्राम मास का यूनिट और सेकंड टाइम का यूनिट, हमने कल लास्ट टर्न पे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में सीखा था। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए तो आमतौर पर हम मास लेंथ टाइम, राइट, MLT, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, इस ग्रुप को, इस सेट को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट कहते हैं। ठीक है, राइट। और ये भी आपने सीखा था कि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मास लेंथ और टाइम को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज सिलेक्ट किया जाए, लेकिन जब कुछ नहीं कहा जाता तो इसी को फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट लेते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जगह ये पॉपुलर है कि मास लेंथ और टाइम को फंडामेंटल सेट लिया जाए। सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है, मास की यूनिट ग्राम है, टाइम की यूनिट सेकंड है, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट्स का एक सेट, अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ये एक सेट हो गया फंडामेंटल यूनिट्स का, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। ऑफ कोर्स ये फ्रांस नाम के देश ने प्रचलित किया था, अपने देश में फ्रांस ने ये वाला सिस्टम यूज किया था, राइट, ओके। FPS सिस्टम, दूसरा सिस्टम, फुट ये लंबाई नापने के लिए, पाउंड ये मास नापने के लिए और सेकंड ये टाइम नापने के लिए। इस सिस्टम की इजाद इंग्लैंड या ब्रिटेन ने की थी, ओके। तो इंग्लैंड में इस सिस्टम का यूज हुआ था, क्योंकि भारत पे काफी साल अंग्रेजों ने राज किया, इंग्लैंड ने राज किया, इसलिए भारत में भी काफी पुराने लोग जो है वो आज भी फुट, पाउंड और सेकंड से बात करते हैं। बल्कि अभी भी अगर किसी मिस्त्री, किसी कारीगर से आप बात करेंगे, है ना, कि मुझे अलमारी बनवानी है, मुझे अपने बाथरूम में टाइल्स लगवानी है, मकान बनाना है, तो उनके मेजरमेंट्स जनरली फुट में ही चलते हैं, इंच में चलते हैं। जो ब्रिटिश सिस्टम चला रहा है वो पुराने जमाने से चला आ रहा है, तो चला आ रहा है, ओके। इसी प्रकार से इंग्लैंड का जहां जहां राज हुआ वहां पर उन्होंने FPS सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम को चलाया। अब MK सिस्टम ये एशिया में इवॉल्व हुआ है। एशिया में इंडिया भी आता है, लेकिन एशियन कंट्रीज में ये वाला सिस्टम इवॉल्व हुआ,
जिसमें मीटर लंबाई के लिए, किलोग्राम मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए, ये एशिया में डेवलप हुआ है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम। अब अलग अलग देशों में अलग अलग रूल चले, तो जब साइंस की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई तो लोगों को यह बात समझ में आई कि एक दूसरे से झगड़ा करके कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। विज्ञान की प्रगति, साइंस का डेवलपमेंट तभी फास्ट हो सकता है जब एक देश में कोई चीज इवॉल्व हो, कोई सिस्टम बने, कोई वो अच्छा है, कोई बात अच्छी है, तो दूसरा देश उसे फॉलो कर सकता है, उसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी और युद्ध कम हुए, तो जरूरत पड़ी कि अमेरिका में कोई साइंटिस्ट है और सिंगापुर में कोई साइंटिस्ट है और इंडिया में कोई साइंटिस्ट है, ये तीनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। अब तीनों की लैंग्वेज अलग है, तीनों की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, तो अब कैसे काम चलेगा? अगर एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आएगी तो गड़बड़ काम होगा। इन सब से हटकर वैज्ञानिकों ने एक विचार बनाया कि बेहतर है कि हम क्या करें, सारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक जैसा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में लागू कर दें। ये ज्यादा बेहतर विचार है, ठीक है ना। फ्रांस देश में अलग सिस्टम चल रहा है, इंग्लैंड में अलग चल रहा है, एशिया में अलग चल रहा है, तो ऐसे प्रत्येक जगह अलग अलग चलेगा तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगी, ठीक है, राइट, ओके। सपोज आप इंडिया के एक साइंटिस्ट बन गए और सपोज आपकी मित्रता या आपका वार्तालाप या आपका विचार किसी फ्रांस के वैज्ञानिक के साथ में हुआ, ठीक बात है ना, तो उसकी यूनिट्स की भाषा और आपकी यूनिट्स की भाषा अलग होगी, और आपकी मित्रता एक और इंग्लैंड के वैज्ञानिक से हुई और आप तीनों ने मिलकर सोचा कि एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो अब एक दूसरे के यूनिट्स अगर समझ में नहीं आए तो प्रॉब्लम जाएगी ना। तो इसी विचार से साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक ऐसे सिस्टम को इजाद किया जिस सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में वो एक जैसा चले। और इस विचारधारा के तहत सबसे पहली बार स्विट्जरलैंड नाम के देश में, उसकी कैपिटल है जेनीवा, जेनीवा में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। वो पहली बार जब बुलाई गई तो उसमें देश विदेश के सभी प्रकार के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया। उस समय जो जो वैज्ञानिक टॉप पर थे हर देश से, उनको बुलाया गया। सभी जगह के वैज्ञानिक आए, कोई फिजिक्स के स्ट्रीम से आया, कोई केमिस्ट्री के स्ट्रीम से आया, कोई बायो से रिलेटेड आया, कोई मैथमेटिशियन आया। ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलजुल कर एक ऐसी नई सिस्टम को लॉन्च किया जिसका नाम हम अब लेते हैं SI सिस्टम। तो बच्चों इसके आगे जब तक कोई स्पेसिफिक बात ना की जाए किसी सिस्टम के बारे में, हम हमेशा SI सिस्टम का यूज करेंगे। हमारा क्वेश्चन पेपर जो नीट में या JEE मेंस में या 11th क्लास के एग्जाम में आने वाला है वो पूरा SI सिस्टम में आने वाला है। बहुत ही कम बार किसी जगह आपको CGS सिस्टम या FPS सिस्टम या MKS सिस्टम के बारे में कोई जानकारी की जरूरत पड़ेगी। मेजॉरिटी आपको SI सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो SI सिस्टम के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी इस सिस्टम के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन अब आप समझ गए होंगे CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम, और इनको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जो डेफिनेशन लिखी ये भी समझ में आ गई होगी, अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स का एक सेट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक बात है, क्लियर है। अपने लिए आगे जब तक कुछ नहीं कहा जाए हमेशा SI सिस्टम फॉलो होगा, राइट, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। SI सिस्टम, अब बच्चों SI सिस्टम ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। और उसका कारण क्या, देखो अगर मैं CGS सिस्टम फॉलो करूं फ्रांस के देश वाला, ठीक है, तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, ठीक है, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड। लेकिन अगर मुझे हीट एनर्जी संबंधी किसी क्वांटिटी या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म संबंधी किसी क्वांटिटी में यूनिट्स की जरूरत पड़ी तो फिर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हीट में टेम्परेचर नाम की क्वांटिटी आती है, राइट, या मैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रिसिटी में करंट, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी आएगी या चार्ज नाम की क्वांटिटी आएगी।
अब क्या? तो ऐसी कई समस्याएं उन साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ी होगी जिन्होंने जिनीवा नाम के शहर में, स्विट्जरलैंड देश में, वो पहली कॉन्फ्रेंस की होगी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। और चूंकि वहां सभी प्रकार के अलग अलग विभाग के अलग अलग देशों के साइंटिस्ट मौजूद थे, तो सबने मिलकर एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया, एक ऐसे सिस्टम को स्थापित किया कि इस सिस्टम से साइंस के किसी भी स्ट्रीम में यूनिट अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा सीजीएस, एफपीएस या एमकेएस सिस्टम के दोष थे कि इसमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोचकर एक बहुत ही इलैबोरेट, बहुत साइंटिफिक व्यवस्था स्थापित की गई। और तब से लेकर आज तक पूरे देश में, पूरे देशों में, वर्ल्ड में एक जैसी साइंटिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो की जाती। अलग अलग देशों में अपने अपने सिस्टम्स अभी भी यूज हो रहे होंगे। हमारे देश में भी अब भी फुट, पाउंड और सेकंड में बात चलती है, ठीक बात है ना। एक अस्पताल में नए बच्चे का जन्म होता है तो आज भी पुराने जमाने के हिसाब से भाई कितने पाउंड का बच्चा है, मतलब उसका मास कितने पाउंड का है ना। ग्राम या किलोग्राम में वजन लेने की बजाय पाउंड, वो प्रचलन चला आ रहा है तो चला आ रहा है। लेकिन फिर भी जहां कॉलेजेस, एजुकेशन, नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ठीक बात है ना, नई स्ट्रीम्स, ठीक बात है, ऐसी कोई भी बात आ रही है तो अब एसआई सिस्टम ही हर जगह फॉलो किया जाता है। ओके, ठीक बात है। तो एसआई सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। एसआई सिस्टम, इट डिफाइन्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज with their units and 2 supplementary quantities with their units। एसआई सिस्टम एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 2 या 3 या 4 यूनिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। इसमें 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स उनके डिफाइन किए गए, और प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिफाइन किए गए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी डिफाइन की गई, ताकि किसी भी जगह का साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स में कोई भी एरिया हो, मैग्नेटिज्म हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी भी प्रकार का फील्ड हो, हर जगह यूनिट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यूनिट कहीं नहीं है, किसी जगह यूनिट ही पता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सोचकर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात की गई, साथ में 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये कौन कौन से हैं? तो बच्चों यहां ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही बात बोलता हूं, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें, बहुत कम बार मैं ऐसा बोलूंगा कि इनको ध्यान रख लेना या इनको याद रख लेना, ऐसा मैं बहुत कम बार बोलूंगा, क्योंकि फिजिक्स बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। आप मुझसे फिजिक्स सीख रहे हैं तो आप ये बात जरूर सीखें कि रटना नहीं है, इसे अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जामिनेशन में बिना रटे, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से और समझ से हम क्वेश्चंस की पकड़ बना ले और हम आसानी से पूरे पेपर को ढंग से सॉल्व कर पाए। ठीक है ना, राइट? तो ये बिना रटे होना चाहिए। ये सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री से और बायो से थोड़ा डिफरेंट अप्रोच का है, इसमें मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, राइट? तो हमको उस अप्रोच को अंडरस्टैंड करके अभी से पहले चैप्टर से ही ग्रहण करना है, राइट? ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, हाँ, लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है? तो इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं, फंडामेंटल क्वांटिटी
उसका SI यूनिट और उसका एब्रेविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, SI यूनिट और उसका शॉर्ट फॉर्म। तो कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है जरा चेक करें। पहली क्वांटिटी का नाम है ऑफ कोर्स मास। मास का SI यूनिट किलोग्राम, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे स्मॉल के स्मॉल जी, वो तो आपको पता ही है। सेकंड है लेंथ, मीटर, शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल एम। टाइम, सेकंड स्मॉल एस। ध्यान रहे SI सिस्टम ने जो शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्ट किया है वो S है, SEC नहीं है। अपन कई बार SEC लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूं कई बार, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म SI सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है वो S है, ठीक है। फिर टेम्परेचर, चूंकि लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट हो गए और इस यूनिट का नाम उनके नाम पर है, पड़ा हुआ है, इसलिए यहां के कैपिटल लिखा जाएगा, ओके। राइट, तो इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी स्वीकार किया गया है। इसका यूनिट है एम्पियर, इसका छोटा स्वरूप है ए स्मॉल कैपिटल ए, और छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस क्वांटिटी के बारे में कुछ बात मैं बताना चाहता हूं, लेकिन पहले एक बार मैं सातवीं क्वांटिटी लिख दूं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL। यस, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके SI यूनिट और एब्रीविएशन। इनमें से मास, लेंथ और टाइम, इसका उपयोग हम एंटायर 11th क्लास के और 12th क्लास के सिलेबस में लगातार करते रहेंगे। पूरी मैकेनिक्स में मास, लेंथ और टाइम का उपयोग होता रहेगा। टेम्परेचर 11th क्लास के ही हीट नाम के जो पोर्शन है फिजिक्स में आता है, उसमें टेम्परेचर का उपयोग हम करेंगे। 12th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ये 12th में चैप्टर्स हैं आपके, वहां पर इसका उपयोग आप करोगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्लास 11th में भी, केमिस्ट्री में भी, और खास तौर पे फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का उपयोग, और बहुत सारी दूसरी जगह भी इसका उपयोग हम करेंगे, ठीक है। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी और कैंडेला का उपयोग पूरे कोर्स में कहीं भी आप नहीं करने वाले हो, ठीक है ना। काफी पहले वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में, जो सिर्फ वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन के लिए खुद हुआ करती थी पहले, तो उस वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में जरूर ऐसा होता था कि एक चैप्टर हुआ करता था जो एनसीईआरटी से हट गया था, ठीक है। पहले वो एनसीईआरटी, बहुत पहले, आज से 20 साल पहले वो एनसीईआरटी में भी होता था, आज नहीं है वो चैप्टर एनसीईआरटी में, और अब तो वो वेस्ट बंगाल की टेस्ट में भी नहीं है, ठीक है ना। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये उस चैप्टर से आता है जो चैप्टर अब कोर्स से हट गया है। तो इसलिए एंटायर 11th और 12th में ल्यूमिनस इंटेंसिटी से आपका पाला कहीं नहीं पड़ने वाला है, ठीक बात है, ओके। उस चैप्टर का नाम हुआ करता था फोटोमेट्री या मेजरमेंट ऑफ लाइट। लाइट एनर्जी को मेजर करने का भी एक अलग से चैप्टर हुआ करता था। अब वो आजकल जो बीएससी सिलेक्ट करता है या लाइट या ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें कुछ हायर कोर्सेस करना चाहता है, उनके यूज में वो चैप्टर आता है, तो इसलिए वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेस में यूज होता है। तो हमारे 11th 12th में उसका यूज कहीं पर भी नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में
मैं कुछ नहीं समझा रहा हूं, इसका सिर्फ इतना ही कारण है कि हमारे कोर्स में इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। इतनी सी बात बताता हूं कि कैंडला, ये शब्द कैंडल से ही बना है। इतने ग्राम की कैंडल होनी चाहिए, इतनी लेंथ की होनी चाहिए, उसके अंदर इतने प्रकार की धागा बत्ती होनी चाहिए, और वो जब जलेगी तो जितना प्रकाश फैलेगा, है ना, तो वो इस प्रकार से वो कैंडला शब्द का यूनिट का मतलब है। तो अपने को इससे ज्यादा कुछ जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं। बाकी सबके बारे में तो ऑटोमेटिकली मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं, और आगे कोर्स में वो अपने आप आता चला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हिसाब पे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, तो उन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में भी जान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लिखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जैसे आप 10वीं की बोर्ड एग्जाम में लिखते समय सप्लीमेंट लेने के लिए सप्लीमेंट्री एडिशनल पेजेस लेते हो ना एग्जामिनेशन में, सप्लीमेंट, ठीक है, राइट। उसी उद्देश्य से यहां पर भी सप्लीमेंट लिया गया है कि 7 क्वांटिटीज तो हैं ही, इसके अलावा 2 क्वांटिटी और चाहिए जिनके बिना साइंस को अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंटरी इनसे मिलाकर हो जाएगी। चाहे आप मैथमेटिकल क्वांटिटीज की बात करो, चाहे आप हीट संबंधी क्वांटिटी की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म संबंधी बात करो, आप थर्मोडायनेमिक्स में या केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करना चाहते हो, मास, लेंथ, टाइम, हर प्रकार की स्ट्रीम हो साइंस की, उसमें यूनिट की अवेलेबिलिटी। अब यहां से यूनिट की कमी नहीं पड़ने वाली। ऐसा सिस्टम बहुत साइंटिफिक सिस्टम, और उसके 2 रीजन है। बाकी किसी भी सिस्टम में केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, यहां 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। और दूसरा एक और रीजन है, बाकी किसी भी सिस्टम में वर्क और हीट, इन दोनों की यूनिट्स अलग अलग तरह से दी जाती है। ऐसा ही सिस्टम ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो इस बात को इनकॉर्पोरेट करता है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ये आगे जाकर हीट में एक लॉ भी आएगा, उसके हिसाब से भी हम सीखेंगे कि कोई एक एनर्जी दूसरे प्रकार की एनर्जी में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसलिए हर प्रकार की एनर्जी के लिए एक जैसी यूनिट दी गई है, और हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये थोड़ी हायर बात है, लेकिन आगे आएगा इसका जिक्र। एक छोटी सी बात मैंने बोल दी अभी, आगे अपने आप वो चीज इलैबोरेट में आएगी तो कवर हो जाएगी। तो इस वजह से एसआई सिस्टम मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम होने का दर्जा हासिल किए हुए। ओके, राइट। ये एसआई सिस्टम के बारे में जानकारी हुई। बढ़ सकता हूं मैं आगे। प्लेन एंगल के बारे में अभी इसी समय मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको, ठीक है ना, राइट। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि फिजिक्स की शुरुआत में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स या सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स या मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ा दिया तो बस खत्म हो गई बात। अरे फिजिक्स के हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का यूज है, और जनरली ज्यादातर जगह, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा किया जाता है कि एक चैप्टर पढ़ा दिया जाता है मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स, और फिर आगे के चैप्टर्स में जहां पर भी वो मैथ्स यूज होती है तो बोल देते हैं कि उस चैप्टर में जाके देखो। नहीं, मैथ्स ऐसी चीज नहीं है कि एक बार कोई चीज पढ़ा दी और आपको परमानेंटली दिमाग में रह गई, वो प्रैक्टिस मांगती है। तो इसलिए मैंने एक सिस्टम इजाद किया है कि मैं मैथ्स यूज्ड इन फिजिक्स नाम का चैप्टर से शुरुआत नहीं करता। मैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है उसके हिसाब से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एक एक चैप्टर लेता जाता हूं, और जहां जहां मैथमेटिकल एस्पेक्ट आते जाते हैं वो बार बार एक्सप्लेन करता हूं। चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में आए, चाहे सेकंड में आए, चाहे थर्ड में आए, चाहे फोर्थ में आए, चाहे फिफ्थ में आए, चाहे 13 चैप्टर में आए, जहां पर 11th की फिजिक्स खत्म होती है, चाहे इसके बाद 12th में आए, हर बार उस मैथमेटिकल एस्पेक्ट को बार बार रिपीट, बार बार के रिपीटेशन से स्टूडेंट के दिमाग में वो फिट बैठ जाता है। तो अगर कोई बायो का भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा होगा, इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा होगा, तो वो चीज पूरी तरह से उसके दिमाग में आ जाएगी, राइट।
इसलिए जहां जहां कोई मैथमेटिकल एस्पेक्ट की जरूरत पड़ेगी वहां मैं उसको अपने आप समझाता चलूंगा। तो वो सारी बातें जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में कंटेंट होती है ना, और जनरली आप किसी भी जगह पढ़ रहे हो वहां पर एक बुकलेट मिल जाती है, मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, ठीक बात है। वो सारी बातें मैं डिटेल में हर जगह कवर करूंगा और हर चैप्टर में उसको रिपीट भी करूंगा ताकि आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से फिट बैठ जाए, और उसका उपयोग जब फिजिक्स में होगा तो ज्यादा अच्छी तरह से बैठेगी वो आपके दिमाग में, राइट? ओके, ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। तो यहां मैं आपको प्लेन एंगल के बारे में थोड़ी सी बात समझाने जा रहा हूं।